नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ये क्लास हिंदी की होती है। किसकी? ये क्लास हिंदी की होती है और इस क्लास में हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। किसको? वर्णमाला को हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया और अब हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा आपका क्या? व्यंजन। और व्यंजन भी आधे से ज़्यादा हमने पूरा कर लिया है। अब कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम ये होगी, मैं भी सोच रहा था कि मैंने बहुत सारी क्लास व्यंजन पे ले ली है, अगर मैं चाहता तो ऊपर ऊपर से 2 दिन में ख़त्म करा देता, लेकिन आधे घंटे की क्लास होती है तो अब तक 5 या 6 क्लास हुई होगी, तो 3 घंटे की हमने पढ़ाई की है, बस 3 घंटे। और एक टॉपिक में अगर हम 4 घंटे भी देते कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। मैं चाहता तो ऊपर ऊपर से करा देता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम भी ख़राब हो और आप लोगों को कुछ समझ में भी ना आए। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा अंदर तक जाऊँ तो आराम से आप लोगों के लिए अच्छे से पढ़ा सकूं। तो हम शुरू करते हैं। कल जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, चलो डिजिटल बोर्ड का एक फ़ायदा तो हुआ कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें सेव की थी और सेव की हुई चीज़ों को हम लोग खोल सकते हैं। देखिए, अब देखिए, ये है उच्चारण स्थान के आधार पर। मैंने आपको बताया था, आपका रिवाइज हो जाएगा और आपके लिए आज ये इंपॉर्टेंट भी होगा। मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा क्या कैसे होता है। देखिए, और मैंने आपको बताया था कि ये कंठ होता है। क्या? ये कंठ ध्वनि है। कौन सी? ये कंठ ध्वनि है। यहाँ पे आपका कंठ है और यहाँ से सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर के बाद जब व्यंजन की शुरुआत हुई तो व्यंजन की शुरुआत में 19 एक मिनट में वो देख लेता हूँ, माइक ऑन है या ऑफ है, 1 मिनट के लिए। ठीक है, माइक ऑन है, कभी ऐसा ना हो कि माइक ऑफ में ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में जब स्वर के बाद व्यंजन को रखा गया तो व्यंजन स्वर की तरह ही रखे गए, सेम। पहले कंठ से आने वाली ध्वनि को रखा गया। जो जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले कंठ पर जो ध्वनि अपना प्रभाव डालती है या कंठ पे कंपन होती है, दबाव डालती है या घर्षण करती है, उन्हें सबसे पहले रखा गया। उसके बाद तालु वाली ध्वनि को उसके बाद रखा गया। किसको? तालु जो ध्वनि थी, तालु वाली ध्वनि को उसके बाद रखा गया। और उसके बाद जब हमारी जीभ मूर्धन्य को टच करती है या जो वायु है वो घर्षण करके मूर्धन्य से बाहर निकल जाती है तो उसे रखा गया। उसके बाद जब हमारी जीभ दंत को, हमारे दांतों को स्पर्श करती है तो उन वर्णों को रखा गया। और सबसे बाद में रखा गया उन वर्णों को जिनका उच्चारण हमारे होठों से होता है, जिनका उच्चारण हमारे होठ आपस में सट जाते हैं, मिल जाते हैं, और अंतस्थ अलग किए गए और उष्ण व्यंजन अलग किए गए। और उसी के द्वारा, क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे तो इन्हें अलग किया गया। भाई उष्ण व्यंजन तो आ जाते हैं, उष्ण व्यंजन शय यश ये सब कुछ आ जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे, और लेकिन जिनका उच्चारण करते समय हम, जैसे अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी एक मूल स्थान को विशेष रूप से टच नहीं करती, बल्कि अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए महसूस होती है। ठीक है ना? तो इसे इसलिए अलग कर दिया गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के योग से बने होते थे, जिसमें एक व्यंजन हलंत मतलब स्वर रहित होता था और उसके नीचे हलंत होता था, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता था, उसके नीचे हलंत नहीं होता था। ठीक है? तो यहाँ से कंठ होगा, यहाँ से उच्चारित होने वाले तालु, ये मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ्य। ठीक है ना? उसके बाद हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो यहाँ पे थे हम। कहाँ पे? यहाँ पे, यही था ना? ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो चला हुआ था टॉपिक वो था यहाँ तक। मैंने आपको बताया था कि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य और औष्ठ्य। क्या होगा? कंठ तालव्य दंत्य, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य और औष्ठ्य। 1 मिनट के लिए होल्ड करना बस दोस्तों, बस 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। कंठ तालव्य दंत्य मूर्धन्य और औष्ठ्य, ये मैंने आपको बताया था कल कि कै खे गे घे कंठ का उच्चारण करने वाले होते हैं, कै खे गे घे डे। उसके बाद तालव्य को, जिसका उच्चारण तालव्य से होता है, चे छे जे झे अय। ठीक है? और मूर्धन्य से उच्चारण होने वाले टे ठे डे ढे अने। दंते से उच्चारण होने वाले ते थे दे धे और ने। और औष्ठ्य से उच्चारित होने वाले पे फे बे भे और में। ठीक है ना? आप इनमें से किसी का भी उच्चारण कर लीजिए, किसी का भी उच्चारण कर लीजिए। अगर मैं बोलता हूं कै का उच्चारण करिए, कै वाले वर्ग का, इसे बोलते हैं आपका कंठ वर्ग। ये होता है कंठ वर्ग, या इसे कंठ वर्ग के साथ साथ कै वर्ग भी बोलते हैं। क्या? कै। सबका पहला वर्ग ले लेते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग या पै वर्ग। या कंठ वर्ग, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य या औष्ठ्य वर्ग, इसे बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया,
तृतीया, चतुर्थ और ये पंचम वर्ग। कितना? ये प्रथम वर्ग, ये द्वितीय, ये तृतीया, ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ग। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, आप उच्चारण करिए कै वाले वर्ग का। सबका उच्चारण करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। कै, यहाँ पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए। कै, खे, गे, घे, डे। सबका उच्चारण यहीं से हुआ ना? कहीं और को रख लेते, थोड़ा सा तालु पे रख के देखते हैं यहाँ पे। कै, खे, गे, घे, डे, लेकिन कंपन यहीं पे होती है। तो क्या ये कंठे से बोले जाते हैं? अब तालु की बात करते हैं तो चे, छे, जे, झे, चे, छे, जे, झे, आइए। हमारी जीभ तालु को टच करती है। क्या? तालु को टच करती है। अब बात करते हैं मूर्धन्य की, तो टे, ठे, डे, ढे। यहाँ पे अगली तरफ, यहाँ पे तालु थोड़ा पीछे, ये वाला यहाँ पे हिस्सा जो होगा ये तालु होगा, तालु ऊपर वाला। ठीक है, मूर्धन्य आगे होगा थोड़े से। देखिए टे, ठे, जहाँ पे टे में जीभ टकराएगी वो मूर्धन्य होगा। देख लीजिए एक बार टकरा के, टे, 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 ठे, डे, ढे, अने। ठीक है ना, बिल्कुल वहीं पे जाती है, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होगा। अब देखिए तय, दंते वाले को, टे, ठे, दे, धे, ने, सब पे दांतों के बीच में जीभ आई है, दांतों को जीभ ने अच्छी तरह से छुआ है। अब देखते हैं ओष्ठ वाले को। ओष्ठ का मतलब हमारे होठों का सहयोग होगा बहुत ज़्यादा। पे, फे। अगर मैं अब दंते वाले में दांत को पकड़ लेता हूँ, नहीं होगा। जीभ दांतों को टच करेगी तभी बोल सकती है। अब आप ओष्ठ वालों को देखिए, मैं अपने होठ को रोक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या मैं पे का उच्चारण कर पाऊंगा? है, हर बार है ही है बोल रहा है, लेकिन मैंने पे, फे, बे बोला था। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इनका उच्चारण करते हैं ओष्ठ वाला का, तो आप देख सकते हो, आप पे, फे, बे, भे, मैं, पे, फे, बे, भे, मैं। ठीक है ना, तो आपने देखा कि इन सभी का उच्चारण उसी तरह से होता है जैसे होना चाहिए था। ओष्ठ का ओष्ठ से, कंठ का। ठीक है, ये सब आपके लिए आवश्यक है क्योंकि ये सभी संधि में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपको बोला जाता है कि पहले वर्ग का तीसरा, ये कौन सा है? ये पहला वर्ग है। पहले वर्ग का तीसरा, पहले वर्ग का चौथा, दूसरे वर्ग का पांचवा, चौथे वर्ग का 1 2 3 4, चौथे वर्ग का चौथा, चौथे वर्ग का दूसरा, ऐसे आपको बोला जाएगा। तो ये देख लेना, मैंने आपको बताया है ये कंठ वर्ग होगा या कै वर्ग होगा। ठीक है, इनको ऐसे भी देखते हैं और इनको ऐसे भी, इसको बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ और पंचम, ऐसे भी बोला जाता है। ये सभी पंचम वर्ग में आते हैं, कहीं में ये सभी पंचम वर्ग में आते हैं। ठीक है ना, पंचम वर्ग में। लेकिन एक वर्ग ऐसे बनता है कंठ है, ये वाला। ठीक है ना, मैं बना देता हूं, ऐसी बात है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कुछ कर पाते हैं इसमें कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना, अब बन गया। अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इन्हीं के साथ, अब हम लोग इन्हीं के साथ देखते हैं क्या करते हैं। बस वो डिलीट ना हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वापस से बनाने, मुझे बच गया। मुझे लगा था कि शायद डिलीट हो जाएगा लेकिन बच गया है। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें ही कुछ स्वर भी आते हैं, कुछ स्वर कंठे से बोले जाते हैं। मैं यहीं पे नोट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं ए, ये तो ए होना चाहिए था, मैंने तो आ लिख दिया, तो इसको ए कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए कर लेते हैं। ए, आ, ये भी मैंने कंठे से बताया था आपको। ए और आ कंठे से बताए थे मैंने, किससे? कंठे से। शायद रह तो नहीं गई है, कंफर्म नहीं हूं मैं बता दूंगा दोबारा से, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा दूंगा कौन सा कहीं से बनता है। शायद मैंने बता दिया था, ए और आ और है, ये कंठे से बोले जाते हैं। वैसे आप बोलोगे कि सर है तो उष्ण व्यंजन बताया था आपने। हाँ, मैंने उष्ण बताया था, लेकिन उसका उच्चारण स्थान क्या होता है का उच्चारण स्थान कंठे होता है को हम कंठे से उच्चारित करते हैं, कहीं से कंठे से उच्चारित करते हैं।
ठीक है ना। और ए और आ का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था वो भी कंठे से उच्चारित होता है, और है का उच्चारण स्थान कंठे होता है, लेकिन यह उष्ण व्यंजन में भी होता है, ठीक है ना। उष्ण व्यंजन में इसका स्थान होता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो बहुत ज़्यादा घर्षण के साथ हमें उष्ण महसूस हो जाती है, गर्म महसूस होती है, ठीक है। लेकिन उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठ है, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका तालव्य। तालव्य में लिख लीजिए, इनके साथ ही होगा ये और श। अब बोलोगे सर श भी उष्ण था, लेकिन श का जब उच्चारण करते हैं आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है, क्या आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है कि वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या पूछ सकता है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से और मैं वापिस इसको नोट कराऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यश, ये का उच्चारण स्थान ये रे ले और वे, क्या ये रे ले और वे। इसे सेव करने से हमारा टाइम बच गया है ना, इसे सेव करने से टाइम बच गया हमारा, दोबारा नहीं बनाना पड़ा। ये रे ले वे को क्या कहा जाता है, अंतस्थ भी कहा जाता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसे अंतस्थ तो कहा ही जाता है, साथ साथ इसका जो उच्चारण स्थान है अलग अलग है। जैसे यह का उच्चारण स्थान कहीं से होता है तालव्य से होता है, कहीं से तालव्य से होता है, और श को उष्ण कहा जाता है, लेकिन उच्चारण स्थान क्या है, वो क्या है उच्चारण स्थान आपका तालव्य होगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये आपका ट वर्ग हुआ। ट वर्ग में ट ठे डे ढे अण है और इसके साथ ही श, ये देखिए ये सारे धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे, सबका अलग से उच्चारण स्थान भी पता चल जाएगा कि कौन से का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ठीक है ना, कि कौन से का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ठीक है ना। देखिए ये और श कहीं में चले गए तालव्य, मूर्धन्य में आपके ट वर्ग में जितने हैं ये तो है ही, इसके साथ स का उच्चारण स्थान भी क्या है आपका, स का उच्चारण स्थान भी आपका क्या है, आपका मूर्धन्य ही है, क्या है, मूर्धन्य ही है, ठीक है। अब देखते हैं हम, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको कुछ और भी लिखना है मुझे इसमें श। और मैंने आपको बताया था उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब कहोगे सर ये कब बताया, उत्क्षिप्त या द्विगुण, क्या बताए थे, द्विगुण, इन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये डे और ढे होते हैं, क्या होते हैं, डे और ढे होते हैं। अब कहोगे सर ये तो सॉरी, आप कहोगे कि सर ये तो आपने पहले ऊपर लिखवा दिया, बिल्कुल मैंने करा दिया है। डे और ढे, डे बड़ा अजीब सा काम है, नोट करके देखिए। अगर कंठ वाले की बात करते हैं तो नुक्ता यहां पे होता है, अगर टे वाले की बात करते हैं तो कोई भी नुक्ता इसके बीच नहीं होता, इसके आसपास भी। लेकिन डे और ढे जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं उनके बीच, उनके नीचे दो बिंदु लगे होते हैं, दो का मतलब एक एक बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु इसके नीचे और एक बिंदु इसके नीचे लगा होता है। नोट कर लीजिएगा ये बात, एक याद रखने का एक तरीका है, इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है। मैंने कहा था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, और दो को भी शामिल कर लिया जाए, डे और ढे जो द्विगुण होते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी। और ये डे और ढे वही है, यहाँ पे भी डे है, यहाँ पे डे और ढे है, लेकिन इनमें और इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है ना, ठीक है। तो इन्हें भी कहीं में रखते हैं, इन वाले ठीक है। तो इनका भी तो कोई उच्चारण स्थान होगा, बिल्कुल हाँ, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य ही है, क्या है, मूर्धन्य से ही उच्चारण स्थान इनका होता है। ये लिख लीजिए, मैंने द्विगुण को भी शामिल कर लिया। अब द्विगुण का उच्चारण स्थान क्या हुआ, द्विगुण का उच्चारण स्थान हुआ आपका डे और ढे, क्या हुआ, डे और ढे, इनका भी उच्चारण स्थान हमने देख लिया, ठीक है, उच्चारण स्थान हमने देख लिया है, ठीक है, द्विगुण हो गए। और आपका अब बात करते हैं तालव्य की। तालव्य में होते हैं ते थे दे धे और न, लेकिन इनके अलग भी उच्चारण स्थान किसी ना किसी का इसमें होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये सबके याद होता है, लेकिन वो आपसे पूछेगा यहां से, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ये पता होगा जब तो करोगे ना, ये आपको पता होगा तभी तो करोगे ना,
ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया। अब ते थे दे धे वाले में बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका सरल से, रे और ले। रे को पार्श्विक कहा जाता है और ले को पार्श्विक और रे को लुंठित कहा जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सरल से का, रे का और ले का, इनका उच्चारण स्थान भी आपका क्या होता है, दंत है। इन तीनों को विशेष कर ध्यान रखना, से, रे और ले को, से, रे और ले को, इन तीनों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, वत्सर व्यंजन भी कहा जाता है। वत्सर व्यंजन भी कहा जाता है इन तीनों को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वत्सर व्यंजन में से कौन सा है, तो से, रे और ले तीनों वत्सर व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा आपका, अगर आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा आपके से का उच्चारण स्थान क्या है, या रे का उच्चारण स्थान क्या है, या ले का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, दंत्य होगा। से, रे, ले हम नहीं बता सकते। जब एग्जाम में बैठते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग नहीं बता पाते और हल्की सी चूक से ही हमारा आंसर गलत हो जाता है। और एक एक आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना होगा, नहीं तो जिंदगी बहुत कुछ छीन लेती है। जो लोग अपना कहते हैं छोड़ के चले जाते हैं, अपने पास नहीं रहते, और पड़ोसी हर बात में याद दिलाते हैं कि तू कुछ नहीं है। वो खुश है आपकी बात से कि आप कुछ नहीं हो, वो खुश होंगे। वो आपको वो दर्द दिखाने नहीं आते, वो आपको कहने आते हैं कि तू दुखी है और हम खुश है। और जिन्हें आप अपना कहते हो लगभग सब आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट भी उसी की होती है जो पैसे कमाता है, जिसकी जॉब होती है, विशेषकर सरकारी नौकरी होती है, उसकी इज्जत होती है। आपके अंदर कितनी ही काबिलियत हो, कोई आपको नहीं पहचानेगा। पहचान किसी नाम की नहीं होती, पहचान पद की होती है। किसकी? पद की पहचान होती है। आज आप लोगों के अंदर कितनी भी काबिलियत हो, लोग आएंगे और आपको ताना मार के चले जाएंगे और एग्जाम्पल भी दे के जाएंगे। किसी ऐसे का भी एग्जाम्पल देंगे जिससे आपका मतलब नहीं है, आपका वास्ता नहीं है, आप कभी उससे मिले नहीं हैं, आपने उसे देखा नहीं है, उसने आपको नहीं देखा है, आपको नहीं जानता और शायद कभी जानोगे भी नहीं। लेकिन फिर भी उसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा कि फलाने का छोरा तो वो बन गया भाई। ऐसे होता है ना। तो पढ़िए, मेहनत करिए। पद की इज्जत होती है, किसी नाम की इज्जत नहीं होती। आपके अंदर कितनी काबिलियत हो, आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, आपका दिल क्यों ना भगवान ने अपने दिल के बचे हुए टुकड़ों से बना दिया हो, कोई नहीं पूछेगा। किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस आपके पहचान से, आपके पद से। इज्जत पद की करते हैं लोग, आपकी नहीं करते या मेरी नहीं करते। इज्जत जब होती है जब आपका पद बड़ा होता है, आपकी एक पहचान होती है। सरकारी नौकरी एक माध्यम है, एक पहचान है। तो मेहनत करिए दोस्तों, उन लोगों को जवाब देने के लिए मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए, खुद के लिए मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करिए, और उन सभी को जवाब देने के लिए मेहनत करिए जो कहते हैं कि तू सक्सेस है तो हम तेरे साथ रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। उन लोगों को जवाब देने के लिए मेहनत करिए। बस मेहनत करिए, जब तक मत रुकिए, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ और खड़े होकर ये ना कह दो कि हाँ मैं हूं। वो सोचने पे मजबूर ना हो जाए कि जो हमने किया इसके साथ वो गलत था, हमने इसको ताने दिए वो गलत था, हमने इसको जो भी कहा वो गलत था और हम गलत थे, ना कि ये गलत था। ये पहले भी सही था और ये आज भी सही है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को कह दिया है, लेकिन वही है, एक दोस्त, एक भाई, एक गुरु, जो भी आप लोग मानते हो, उसके नाते बोला है और ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर वक्त के अनुसार नहीं बदले तो वक्त बदल देगा। अगर वक्त के अनुसार नहीं बदले तो वक्त बदल देगा, और जब वक्त बदलता है तो दर्द देता है।
तकलीफ देता है। या तो खुद पे खुद वक्त के अनुसार अपने आप को ढाल लो, या फिर वक्त के ऊपर छोड़ दोगे तो वक्त तो बदल ही देगा, और जब वक्त बदलेगा तो दर्द देगा। अगर अपनी भाषा में कह दूं तो हर करवट को दुखा देगा। क्या? हर करवट को दुखा देगा अगर वक्त ने बदलना शुरू कर दिया। जिसे कहते हो अपना, सब दूर हो जाएंगे। वक्त को बदलने का मौका मत दो, खुद को वक्त के अनुसार बदलते रहो, यह आवश्यक है। अगर नहीं बदलोगे तो वक्त ने अगर बदलने पे आया तो दर्द की पराकाष्ठा कर देगा, हर उस दर्द से वाकिफ करा देगा जिसको कभी देखा भी नहीं है, हर उस इंसान का चेहरा दिखा देगा जिसको आप अपना मानते हो, हर उस इंसान का चेहरा दिखा देगा जो कहता है कि मैं तेरा हूं। ये वक्त है, जब बदलेगा तो तसल्ली कर देगा। तो बस पढ़िए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मेरे पूरा याद नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा सार वही होगा, बस उनके शब्द है, मेरा कुछ नहीं है। उन्हीं के शब्द है, क्योंकि उन जैसे हम कभी नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा 2 वर्ड कहने की उनके, मुझे सार उसी हिसाब से कह दूंगा, लेकिन शायद मेरे याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहता हूं, उठो चलो और जागो, उठो चलो और जागो, और जब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। उठो चलो और जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। आइए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर किसी को लगा है कि टाइम वेस्ट हुआ है तो उसके लिए सॉरी, और किसी को लगा है कि नहीं ये जरूरी था तो थैंक यू, और किसी को लगा है कि नहीं हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बड़े वाला सॉरी। चलिए, ओष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं? पे, फे, बे, भे और मैं, ये ओष्ठ्य होते हैं। मैंने आपको बताया था ऊ में कोई सा भी ऊ होगा, दोनों ओष्ठ्य से बोले जाएंगे, इसमें ही काउंट होंगे। अब ये कंप्लीट होता है, सारा चार्ट मैंने आपको बना दिया है। मैंने इसको बताया था ये उत्क्षिप्त होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्क्षिप्त, डे और ढे को उत्क्षिप्त कहा जाता है, उत्क्षिप्त, या फिर कहते हैं इसे द्विगुण। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, स्पेशल आपको लिखवा दिया है मैंने, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है। कोई भी लाइन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ या बोलता हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी वेस्ट नहीं लिखता, कुछ भी बेकार यहाँ पे नहीं लिखा जाता। लिख लीजिए इसको, कहीं में आते हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो आपके तालव्य व्यंजन होते हैं, अभी एक दोस्त ने मुझे बताया था 2-3 दिन पहले कि उसने कोई एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम कौन सा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी याद नहीं, उसने बताया था मुझे एग्ज़ाम दिया था उसने, कोई बड़ा अच्छा एग्ज़ाम था, लेकिन याद नहीं आ रहा कौन सा दिया था। कहोगे तो पूछ के बता दूंगा। तो उसने मुझे बताया था कि जो आपके उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सा संघर्ष, सॉरी, इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। एक संघर्षी होता है, एक स्पर्श संघर्षी होता है, याद रखना। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो ऑफलाइन कमेंट कर सकता है और मुझे बता सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा। ऑफलाइन कमेंट कर सकता है और आप लोगों के पास कमेंट करने का ऑप्शन है। आप लोग अगर साथ में क्लास लेते हो तो आप लोगों को क्लास का फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से, तो इसलिए अच्छे से क्लास लीजिए। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जब क्लास अपलोड होती है, क्लास का टाइम फिक्स है, तो साथ साथ क्लास लेनी चाहिए आप लोगों को, साथ साथ आप लोगों को क्लास ले लेनी चाहिए। और आप लोग साथ साथ क्लास नहीं लेते, ये आपकी गलत बात है। अब 9 बजे क्लास अपलोड होगी तो 9 बजे क्लास ले लेना, क्योंकि वहाँ पे नीचे और कमेंट करने का ऑप्शन होता है। एक दूसरे से अच्छे से डिस्कस करिए, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। सबसे बड़ी बात है, जब आपके क्वेश्चन लगवाए जाते हैं तो आप लोग आंसर दीजिए वहाँ पे। चलिए, मैं आपको कुछ बताने वाला था, मैंने बताया था आपको क्या, तालव्य। ये देखिए तालव्य व्यंजन। अब तालव्य व्यंजन को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? चे, छे, जे, झे और अण्य, ठीक है, चे, छे, जे, झे और अण्य। मैं वापस लिख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए इसमें।
इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, और इससे आगे के मैं नहीं लिखूंगा जो इसमें एक्स्ट्रा मैंने लिखवाई थी, ठीक है ना। यश इसमें मैंने लिखवाया था, ये, और शय इसमें मैंने लिखवाया था। तालव्य व्यंजन को एक अन्य नाम से जाना जाता है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। तालव्य व्यंजन में जितने भी व्यंजन आते हैं उन सभी को स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? स्पर्श संघर्षी भी इसका एक अन्य नाम है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन घुमाएगा तो यहीं से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन है, ये ना पूछ के इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, ये आपसे पूछ सकता है। और ऐसा पूछने पर आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। ये नोट करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और एक और नोट कर लीजिए जो मुझे पहले लिखवाना चाहिए था, लेकिन वही होता है कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो सुन लिखिए, मैंने आपको लिखवाया था उष्ण व्यंजन। क्या? उष्ण व्यंजन। क्या लिखवाया था? उष्ण व्यंजन। अब उष्ण व्यंजन के बारे में, उष्ण व्यंजन का एक अन्य नाम था, मैं लिख देता हूं, इसे बोलते हैं शय, और शय और शय और है, ये उष्ण व्यंजन है आपके। अब उष्ण व्यंजन को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उष्ण व्यंजन को कहा जाता है आपका क्या? उष्ण व्यंजन को कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये देखिए, इसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, और तालव्य व्यंजन को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। दोनों में बस एक वर्ड का अंतर है, और यहीं से आपको वो तोड़ देता है, यहीं से आपको परेशान करता है। संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में आपको वो परेशान कर देता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताना है चय वाला वर्ग, और अगर वो बोलता है संघर्षी, तो संघर्षी है शय, शय, से और है। ये आपका क्या होगा? ये आपका संघर्षी होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करके आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है। नोट करके आप लोगों को ये लिख लेनी है। अच्छा दिखाई दे रहा है? कभी ना दिखाई दे और मैं इस पे इतना सब कुछ लिख भी दूं। हाँ, अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो आपका जितने मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास 3 मिनट अभी बची हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए यहीं पे खड़े होकर 12 घंटे की मैं मैराथन लगा सकूँ, बस वो आपके हाथ में है। प्लीज़ लाइव लेके आइए, हमें जल्दी से अपना सपोर्ट बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। लेकिन नोट, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। क्लास अच्छी लगती है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तो ये लगेगी ही, क्योंकि मेहनत से की चीज़ पढ़ाई जा रही है और मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो आगे है, उससे आगे चलते हैं। वर्ण को खत्म, व्यंजन को खत्म करना है। हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। हेडिंग बनाइए, आपकी हेडिंग होगी प्राणवायु के निकलने के आधार पर, या मुख से लिखिए, मुख से प्राणवायु के निकलने के आधार पर, मुख से प्राणवायु के निकलने के आधार पर वर्ण के प्रकार, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। क्या आते हैं? इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका क्या? अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं? अब हम इसको लास्ट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से एक लास्ट क्लास और होगी आपकी व्यंजन की, जिस पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगी, ठीक है।
ठीक है, उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लास्ट क्लास एक और होगी और व्यंजन पूरा हो जाएगा। इतना लंबा पढ़ाने का बस एक ही कारण है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बार बार इसलिए गायब होता हूँ, मुझे टाइम देखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम जो होता है लिमिटेड होता है। आप लाइव लेके आइए, फिर खुल के क्लास करेंगे। जल्दी से सब कुछ अच्छा कर दीजिए, आप लोगों के हाथ में है अब सब कुछ। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आपको लगा है कि हमने अच्छा पढ़ाया और आपकी समझ में भी आया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।